सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी खंड के तत्व। इस लेसन के हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 4 रहेगा। ये अपन ऐसे कह सकते हैं, वीडियो नंबर 4। हम चर्चा कर रहे थे वर्ग 15 के तत्वों की, यानी पी खंड के वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन हम कर रहे थे, यानी अपन कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुणों की चर्चा की थी और उसमें हमने ऑक्सीकरण अवस्था और नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, इसका अध्ययन कर लिया था। और आज उसी कड़ी में हम, यानी रासायनिक गुणधर्मों में हम वर्ग 15 के तत्वों के कुछ यौगिकों का अध्ययन करेंगे। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे। तो आप बने रहिए अंत तक मेरे साथ लगातार। इस पार्ट में हम वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे और हम सबसे पहले हाइड्रोजन के प्रति रासायनिक क्रियाशीलता देखते हैं, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ यौगिक, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के साथ यौगिक, हाइड्रोजन के साथ यौगिक, यानी पहली रासायनिक क्रियाशीलता हम देखेंगे हाइड्रोजन के प्रति, यानी वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ किन यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके EH3, क्या कहेंगे, EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर E क्या है, यहाँ पे E है वर्ग 15 के एलिमेंट, यानी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन है पहले, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ई बराबर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब हम इनके हाइड्राइड बना रहे हैं। देखो NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। देखो ये तो क्या है, अमोनिया, यानी इसको तो हम अमोनिया कहते हैं। PH3 को कहते हैं फॉस्फीन, क्या कहेंगे, फॉस्फीन। ये है आर्सीन, इसको बोलते हैं स्टीबीन, स्टीबीन। और ये है बिस्मथीन, क्या कहेंगे, बिस्मथीन।
तो ये वर्ग 15 के तत्वों के EH3 प्रकार के हाइड्राइड मैंने लिखे हैं। NH3 अमोनिया, PS3 फॉस्फीन, ASH3 आर्सिन, SbH3 स्टीबिन और BiH3 बिस्मथीन। इनके नाम आप ध्यान में रखोगे। अब देखो इन हाइड्राइडों के गुणों की हम चर्चा करते हैं, एक एक गुण को हम पढ़ेंगे। तो अब हम इन हाइड्राइडों के गुणों की चर्चा करते हैं और गुणों में पहला गुण हम ले रहे हैं बंध कोण। बंध कोण, देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो EH3 क्या कहेंगे, EH3 प्रकार का हाइड्राइड है, इसमें केंद्रीय परमाणु sp3, समझना ध्यान से, केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में है। sp3 संकरित अवस्था में है तो बंध कोण कितना होगा, बंध कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। मैंने क्या बताया कि इस हाइड्राइड में केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में है, बंध कोण कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। देखो हम इसकी संरचना देखते हैं, E H H और H और एक इसके ऊपर क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी हम इसे कहेंगे लोन पेयर। क्या कहेंगे, लोन पेयर। अब देखो बंध कोण होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इस हाइड्राइड में केंद्रीय परमाणु के ऊपर एक लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसका मतलब इस हाइड्राइड में अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे Lp और Bp। भाई ये तो क्या है Lp और ये क्या है Bp, भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी Lp Bp प्रतिकर्षण पाया जाता है, Lp Bp प्रतिकर्षण पाया जाता है। और इस प्रतिकर्षण की वजह से, यानी ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इसका मतलब बंध कोण में क्या आएगी, कमी, यानी इन हाइड्राइडों में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। कारण क्या बताया मैंने, Lp Bp प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण घट जाता है। ध्यान से समझेंगे आप, बंध कोण घट जाता है। और हमारे हाइड्राइड ये हैं NH3, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3। अब देखना ये है कि इस Lp Bp प्रतिकर्षण का ज़्यादा प्रभाव किन हाइड्राइडों में है। इस Lp Bp प्रतिकर्षण का ज़्यादा प्रभाव जिस हाइड्राइड में होगा उसका बंध कोण उतना ही कम होगा। हम अमोनिया की बात करते हैं, देखो इसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, इसमें केंद्रीय परमाणु फॉस्फोरस है, इसमें केंद्रीय परमाणु आर्सेनिक है और इसमें केंद्रीय परमाणु एंटीमनी है और यहाँ पर केंद्रीय परमाणु बिस्मथ है। यानी अगर मैं इधर से इधर आऊँ तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता में कमी आ रही है। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। देखो ये मैं अमोनिया की संरचना बना रहा हूँ, ये रहा इसके ऊपर लोन पेयर। अब देखो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसका मतलब ये बंदी इलेक्ट्रॉनों को यानी बंद युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब ये बंदी युग्म पास पास आएंगे तो इनमें बॉन्ड पेयर क्या कहेंगे, Bp Bp प्रतिकर्षण पाया जाता है।
अब बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा, तो इसका मतलब यानी इनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी वापस क्या होगा, यानी ये बंद कोण बढ़ेगा। भाई यहां पर तो क्या हुआ, देखो यहां पर तो लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को क्या किया, प्रतिकर्षित, तो बंद कोण में क्या हुई, कमी। अब हम कह रहे हैं कि एलपी-बीपी प्रतिकर्षण का प्रभाव अमोनिया में सबसे कम होता है। सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिसके कारण यह बंद युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से बंद युग्मों में प्रतिकर्षण पाया जाता है, यानी बीपी-बीपी प्रतिकर्षण पाया जाता है। और इसी कारण अमोनिया में जो बंद कोण होता है वो होता है 107 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। एलपी-बीपी प्रतिकर्षण का प्रभाव अमोनिया में सबसे कम होगा। आगे के जो हाइड्राइड हैं इनमें एलपी-बीपी प्रतिकर्षण का प्रभाव ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इन हाइड्राइडों में केंद्रीय परमाणु की, या अपन कह सकते हैं केंद्रीय तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है, यानी इनमें बीपी-बीपी प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है। यानी अगर हम इन हाइड्राइडों के बंद कोण का क्रम लिखें, क्या लिखें, बंद कोण का क्रम, तो देखो क्या आएगा, बंद कोण का क्रम, यानी अपन कहेंगे कि सबसे ज्यादा बंद कोण किसका होगा, अमोनिया का, यानी हम लिखेंगे NH3, फिर उससे कम PS3 यानी फॉस्फीन, उससे कम आर्सिन AsH3, उससे कम स्टबीन SbS3, और सबसे कम बंद कोण किसका होगा, बिस्मथीन का, यानी BiS3। ये लो, ये हमने इन हाइड्राइडों के बंद कोण का क्रम लिख दिया। कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम है। तो इस क्रम को आप ध्यान में रखोगे, स्टार लगा के आप इसको नोट कर लोगे। तो ये तो हुई चर्चा हमारी बंद कोण की। अब हम दूसरा गुण लेते हैं। दूसरा गुण अपन ले रहे हैं बंद लंबाई। बंद लंबाई, बंद लंबाई, देखो बंद लंबाई में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये EH3 प्रकार के हाइड्राइड सहसंयोजी हाइड्राइड होते हैं। क्या कहेंगे, EH3 प्रकार के हाइड्राइड सहसंयोजी हाइड्राइड होते हैं। सहसंयोजी हाइड्राइड होते हैं, यानी अगर हम अमोनिया की बात करें तो क्या कहेंगे, देखो हम कहेंगे कि इसमें नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिसकी वजह से यह बंद युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखो बंद युग्मों को ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब बंद, ये जो NH बंद है ये सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो इसमें कमी आ जाती है। यानी अपन क्या कहेंगे कि NH3 में बंद कोण का मान सबसे कम होता है। तो अगर हम इनका क्रम लिखें यहाँ पे, बंद लंबाई का क्रम, तो सबसे कम बंद लंबाई किस में होगी, अमोनिया में होगी, यानी क्रम ये आएगा, अपन कह सकते हैं बंद लंबाई का क्रम। ध्यान से समझेंगे आप, बंद लंबाई का क्रम क्या आएगा, यानी सबसे कम बंद लंबाई होगी NH3 में, फिर उससे ज़्यादा PS3, उससे अधिक AsH3 यानी आर्सिन, उससे अधिक
स्टीबिन SbS3 और सबसे अधिक बंध लंबाई होगी BiH3 में। तो ये इनका बंध लंबाई का क्रम है। कारण मैंने क्या बताया कि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता उच्च होती है, जिसकी वजह से यह NH बंध युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे NH बंध सिकुड़ जाता है। यानी अपन कहेंगे कि बंध लंबाई घट जाती है। आगे के जो हाइड्राइड हैं इनमें केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है। तो इसका मतलब हम NH3 से BiS3 की तरफ जाएंगे तो बंध लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो सबसे कम बंध लंबाई अमोनिया की और सबसे अधिक बंध लंबाई BiS3 की। तो ये हमारा दूसरा गुण हो गया बंध लंबाई का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गुण की। देखो नेक्स्ट गुण हम लेते हैं बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा तीसरा गुण बंध ऊर्जा। देखो हम क्या कह सकते हैं कि जिस हाइड्राइड की बंध लंबाई अधिक होती है, समझना बात को, जिस हाइड्राइड की बंध लंबाई अधिक होती है उसकी बंध ऊर्जा कम होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि बंध ऊर्जा बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बंध ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती बंध लंबाई, बंध लंबाई। और अभी हमने देखा था कि सबसे अधिक बंध लंबाई किसकी थी? बिस्मथीन की थी। इसका मतलब बिस्मथीन की बंध ऊर्जा सबसे कम होगी और सबसे अधिक बंध ऊर्जा किसकी होगी? अमोनिया की। क्यों? क्योंकि अमोनिया की बंध लंबाई सबसे कम है। बंध लंबाई सबसे कम है तो इसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होगी। यानी अगर हम बंध ऊर्जा का ऑर्डर लिखें, बंध ऊर्जा का क्रम, बंध ऊर्जा का क्रम, तो क्या आएगा? देखो क्रम हमारे पास ये आएगा, NH3 की बंध ऊर्जा सबसे अधिक, फिर फॉस्फीन, उसके बाद में आर्सिन, उसके बाद में स्टबीन SbS3 और सबसे अंत में BiH3। तो इस ऑर्डर को भी आप ध्यान में रखोगे। बंध ऊर्जा का क्रम यानी सबसे अधिक बंध ऊर्जा NH3 की है और सबसे कम बंध ऊर्जा BiH3 की है। तो ये हमारा तीसरा गुण हो गया बंध ऊर्जा का। बात करते हैं हम नेक्स्ट गुण की। नेक्स्ट गुण अपन लेते हैं स्थायित्व। स्थायित्व स्टेबिलिटी। देखो स्थायित्व में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि स्थायित्व बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। यानी अपन कहेंगे कि जिस हाइड्राइड की बंध ऊर्जा जितनी अधिक है उसका स्थायित्व उतना अधिक होता है। यानी अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि स्थायित्व समानुपाती होता है बंध ऊर्जा के। यानी जिस हाइड्राइड की बंध ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता है। और अभी हमने देखा था कि NH3 की बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसका मतलब NH3 का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। यानी अगर हम स्थायित्व का क्रम लिखें तो क्या आएगा? स्थायित्व का क्रम यानी सबसे ज़्यादा स्थायी NH3, उसके बाद में PS3, उसके बाद में ASS3 और उसके बाद में SbH3
3 और इसके बाद में BiH3। तो ये इनके स्थायित्व का क्रम हो गया। देखो इन सभी क्रमों को आप ध्यान में रखोगे, बंद कोण का क्रम, बंद लंबाई का क्रम, बंद ऊर्जा का क्रम और स्थायित्व का क्रम। तो ये हमारा चौथा गुणधर्म हो गया स्थायित्व। लेते हैं हम नेक्स्ट। देखो हम नेक्स्ट गुण की चर्चा करें तो हम ले सकते हैं जल में विलेयता। जल में विलेयता, जल में विलेयता। देखो हमें पता है जल एक ध्रुवीय विलायक है, इसका मतलब इसमें ध्रुवीय यौगिक ज़्यादा घुलेंगे। क्या कहा मैंने कि जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसकी वजह से इसमें ध्रुवीय यौगिक या ध्रुवीय अणु अधिक विलयशील होते हैं। इसके अलावा वे यौगिक या अणु जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वे भी जल में विलयशील होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा अमोनिया है NH3, तो NH3 जल के अणुओं के साथ क्या कहेंगे, जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसकी वजह से अमोनिया जल में विलयशील होता है। आगे के जो हाइड्राइड हैं उनमें जल के साथ या जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती है, यानी इनकी जल में विलेयता कम होती है। तो अगर हम जल में विलेयता का क्रम लिखें, जल में विलेयता, जल में विलेयता का क्रम, तो यहाँ पे जल में विलेयता का क्रम क्या आएगा, सबसे अधिक विलय होगी अमोनिया, फिर फॉस्फीन, इसके बाद में आर्सिन AsH3, इसके बाद में स्टबीन SbH3 और सबसे अंत में BiH3 यानी बिस्मथीन। तो ये इनका जल में विलेयता का क्रम हो गया, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने कि अमोनिया में जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है जिससे अमोनिया जल में विलयशील होता है, यानी इन हाइड्राइडों की तुलना में अमोनिया जल में ज़्यादा घुलता है। तो ये इनकी जल में विलेयता का क्रम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गुण की। नेक्स्ट गुण अपन ले रहे हैं क्षारीय गुण। क्षारीय गुण की अपन चर्चा करेंगे अब 6 नंबर, क्षारीय गुण। देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये हाइड्राइड क्षारीय गुण किस वजह से दर्शाते हैं। देखो ये हमारा EH3 प्रकार का हाइड्राइड है और इसके ऊपर ये क्या पड़ा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर। अब देखो यानी इस लोन पेयर की वजह से ये हाइड्राइड क्षारीय गुण दर्शाते हैं, क्षारीय गुण दर्शाते हैं। अब देखो जो हाइड्राइड जितनी आसानी से इस लोन पेयर को दान कर देता है वह उतना ही क्षारीय होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसका क्षारीय गुण उतना ही अधिक होता है। अब हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो एक तो अमोनिया का, देखते हैं कि ज़्यादा क्षारीय गुण किस में पाया जाता है, और एक ले लूँ मैं फॉस्फीन का H और H, इसके ऊपर भी क्या पड़ा है, लोन पेयर। अब देखो आप ये NH3 है और ये PH3 है, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता फॉस्फोरस से अधिक है,
इसका मतलब ये बंद युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है। करेगा तो अपन क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को फॉस्फोरस की तुलना में आसानी से दान कर देता है। और आसानी से दान करेगा तो हम कहेंगे कि इस अमोनिया का क्षारीय गुण फॉस्फीन की तुलना में अधिक होता है। तो अगर हम इनके क्षारीय गुणों का क्रम लिखें तो देखो क्रम क्या आएगा, क्षारीय गुणों का क्रम क्या आएगा, यानी सबसे अधिक क्षारीय गुण किसमें आएगा, अमोनिया में। यानी अमोनिया अपने लोन पेयर को आसानी से दान कर देता है। अपन कह सकते हैं क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम NH3 फिर PS3 फिर ASH3 फिर SBH3 और सबसे अंत में BIH3। तो ये इनकी क्षारीय सामर्थ्य का क्रम हो गया। ये अपन कह सकते हैं क्षारीय गुणों का क्रम। तो इस क्रम को भी आप ध्यान में रखोगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट गुण की। नेक्स्ट गुण हम ले रहे हैं अपचायक गुण। कौन सा, अपचायक गुण। सेवन नंबर है अपचायक गुण। अपचायक गुण देखो, अपचायक गुण डिपेंड करता है हाइड्रोजन को दान करने की प्रवृत्ति के आधार पर। यानी अपन कहेंगे हाइड्रोजन दान करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रवृत्ति पर निर्भर। देखो अपचायक का मतलब क्या हुआ, दूसरों का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण। अब दूसरों का अपचयन क्या कब होगा, जब उनको H देने की प्रवृत्ति होती है। तो हमने क्या कहा कि अपचायक गुण हाइड्रोजन दान करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अब हाइड्रोजन दान कौन करेगा, यानी अपन कहेंगे कि हाइड्रोजन दान वो करेगा जिसकी बंध ऊर्जा, क्या कहेंगे, सबसे कम होती है। बंध ऊर्जा सबसे कम किसकी है, जिसकी बंध लंबाई सबसे अधिक है उसकी बंध ऊर्जा सबसे कम है। यानी अपन यदि अपचायक के गुणों का क्रम लिखें तो देखो क्रम क्या आएगा, अपचायक गुणों का क्रम। अपचायक गुणों का क्रम क्या आएगा, देखो क्रम आएगा ये NH3 फिर PS3 फिर ASH3 फिर SBH3 और फिर BIH3। यानी अपन कहेंगे कि BIH3 प्रबलतम अपचायक होता है। क्या कहेंगे, प्रबलतम अपचायक। क्यों, क्योंकि BIH3 की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है और बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है तो इसकी बंध ऊर्जा सबसे कम है। यानी ये आसानी से H को दान कर देगा, जिसकी वजह से सबसे प्रबलतम अपचायक BIH3 होता है। तो ये हमने EH3 प्रकार के कुछ हाइड्राइड देखे। इन हाइड्राइडों के हमने गुणों का डिटेल से अध्ययन किया। पहला गुण हमने लिया बंध कोण, फिर बंध लंबाई, फिर बंध ऊर्जा, स्थायित्व, इसके बाद में जल में विलेयता, क्षारीय गुण और अपचायक गुण। ठीक है, जो भी क्रम मैंने लिखे यहाँ पे
इन कर्म को आप अच्छे से ध्यान में कर लोगे। यानी ये कर्म अपन कहेंगे कि हमारी बोर्ड एग्जाम की तरफ से भी इम्पोर्टेंट हैं और जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी तरफ से भी बहुत इम्पोर्टेंट कर्म है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लोगे। तो ये तो हुए वर्ग 15 के EH3 प्रकार के हाइड्राइड। अब देखो, यानी अपन कहेंगे कि वर्ग 15 के कुछ तत्व अलग प्रकार के हाइड्राइड भी बनाते हैं। देखते हैं कि कौन से हाइड्राइड बनाते हैं। यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि वर्ग 15 के कुछ तत्व है, ध्यान से समझना आप, वर्ग 15 के कुछ तत्व E2H4 प्रकार के हाइड्राइड भी बनाते हैं। प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। क्या कहा मैंने कि वर्ग 15 के कुछ तत्व E2H प्रकार के हाइड्राइड भी बनाते हैं। देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे N2H4, P2H4, AS2H4, यानी ये हाइड्राइड E2H4 प्रकार के हाइड्राइड हैं। इसका नाम तो है हाइड्रेजीन। क्या नाम है? हाइड्रेजीन। इसका नाम है डाईफॉस्फीन। क्या कहेंगे? डाईफॉस्फीन। और इसका नाम है डाईआरसीन। तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। स्टार लगा के आप लिखोगे। हम क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन एक विशेष प्रकार का हाइड्राइड भी बनाता है। विशेष प्रकार का हाइड्राइड भी बनाता है। और वो विशेष प्रकार का हाइड्राइड कौन सा है? देखो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे N3H या HN3, या तो हम लिखेंगे इसको N3H या HN3। इसका नाम क्या है? देखो दो नाम है इसके। या तो हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोजन एजाइड। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन एजाइड। या इसी को कहते हैं हम हाइड्रेजोइक अम्ल। क्या कहेंगे? हाइड्रेजोइक अम्ल। दोनों नामों को आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने कि नाइट्रोजन एक विशेष प्रकार का हाइड्राइड भी बनाता है, N3H या HN3। हाइड्रोजन एजाइड या इसे कहते हैं हाइड्रेजोइक अम्ल। तो ये हमारी हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता हो गई, या अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन के साथ यौगिक। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता।
पहली क्रियाशीलता हमने हाइड्रोजन के साथ देख ली। अब हम नेक्स्ट क्रियाशीलता की बात करेंगे, ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। सेकंड नंबर है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, या अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ यौगिक। ऑक्सीजन के साथ यौगिक। देखते हैं कि वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो दूसरी क्रियाशीलता हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ यौगिक। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके E2O3 व E2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या कहा मैंने? वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके E2O3 व E2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि E2O3 ये तो है एक ट्राई ऑक्साइड। क्या है? ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। और E2O5 ये है एक पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। और ई यहां पे क्या है पता है आपको? फॉस्फर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ई इक्वल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब देखो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में, ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में, हमने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा कर ली है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में क्या कहेंगे? +1, +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। वापस से बता रहा हूं आपको मैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में +1, +2, +3, +4, +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाता है। मैं कुछ कंपाउंड लिखूं, देखो N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। यानी ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसमें +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब देखो यदि हम इनके अम्लीय गुणों की बात करें तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा धनात्मक आवेश है उसकी लोन पेयर को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी बात सीधी सी ये है कि जितना धनात्मक आवेश है जितना अधिक, उसकी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी यदि हम इन यौगिकों का अगर अम्लीय गुणों का क्रम देखें तो क्या आएगा? देखो
अम्लीय गुणों का क्रम ये आएगा N2O, फिर NO, फिर N2O3, फिर NO2 और सबसे अधिक N2O5, N2O5। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर +5 ऑक्सीजन अवस्था है, तो यह इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि लोन पेयर ग्रहण करने की टेंडेंसी N2O5 की सबसे अधिक होती है, इसलिए यह है, यानी इसका अम्लीय सामर्थ्य सबसे अधिक होता है। अब हम बात करते हैं हमारे वर्ग 15 के तत्वों के ऑक्साइडों की। देखो मैं N2O3 प्रकार के ऑक्साइड लिख रहा हूं यहां पर, समझना आप ध्यान से। यानी N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3, ये मैंने E2O3 प्रकार के ट्राई ऑक्साइड लिखे वर्ग 15 के तत्वों के। अब देखो, यदि हम ऊपर से नीचे आए तो हमें पता है कि धात्विक गुण, क्या कहेंगे, धात्विक गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इन ट्राई ऑक्साइडों की जो अम्लीय सामर्थ्य है, क्या कहेंगे, अम्लीय सामर्थ्य घटती है, अम्लीय सामर्थ्य घटती है। वापस से समझना आप, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक प्रकृति बढ़ती है, या अपन कह सकते हैं धात्विक गुण बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अम्लीय सामर्थ्य घटता है। और यही तो कारण है। देखो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि ये जो ऑक्साइड है N2O3 और P2O3, यानी ये दोनों तो होते हैं अम्लीय प्रकृति के, क्या कहेंगे, अम्लीय प्रकृति, यानी इन दोनों की तो होती है अम्लीय प्रकृति। बात करें हम AS2O3 और Sb2O3 की, तो इन ट्राई ऑक्साइडों की प्रकृति होती है उभयधर्मी। क्या होती है? उभयधर्मी। और बात करें हम Bi2O3 की, तो ये होता है क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड। देखो वैसे भी हमें पता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे कि ये दो ट्राई ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, ये दो उभयधर्मी प्रकृति के, और ये Bi2O3 क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड होता है। कारण मैंने क्या बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो अधातु होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु होती हैं, और विस्मित एक धातु तत्व होता है। तो अम्लीय सामर्थ्य वो ऊपर से नीचे आने पर घटती है, यानी ये दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये दोनों उभयधर्मी प्रकृति के, और Bi2O3 क्षारीय प्रकृति का ट्राई ऑक्साइड होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमारी चर्चा हुई ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता की, या अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ यौगिकों की। ले रहे हम नेक्स्ट क्रियाशीलता। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता की। तो लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। पहली क्रियाशीलता देखी हमने हाइड्रोजन के प्रति, दूसरी देखी ऑक्सीजन के प्रति,
और अब हम चर्चा करेंगे हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता की, यानी थर्ड नंबर क्या कहेंगे, हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता, हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता, यह अपन कह सकते हैं हैलोजनों के साथ यौगिक। क्या कहेंगे, हैलोजनों के साथ यौगिक, हैलोजनों के साथ यौगिक। देखो बात करते हैं कि वर्ग 15 के तत्व हैलोजनों के साथ किस प्रकार के हैलाइडों का निर्माण करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वर्ग 15 के तत्व हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करके E(3) व E(5) प्रकार के हैलाइडों का निर्माण करते हैं। यानी ये तो क्या है, देखो ये तो है ट्राई हैलाइड, क्या कहेंगे, ट्राई हैलाइड, और ये है पेंटा हैलाइड, पेंटा हैलाइड। यानी ये तो यहाँ पे क्या है, हमारे वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, और अक्स क्या है, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो यहाँ पे, यानी अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो ट्राई हैलाइड हैं ये तो वर्ग के सभी तत्व बनाते हैं। क्या कहेंगे हम कहेंगे स्टार लगा के, ट्राई हैलाइड तो वर्ग के सभी तत्व बनाते हैं, सभी तत्व बनाते हैं, सभी तत्व बनाते हैं, परंतु पेंटाहेलाइड, ध्यान से समझना, परंतु पेंटाहेलाइड बनाने की प्रवृत्ति, पेंटाहेलाइड बनाने की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, घटती है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो Bi है, Bi(5) इस प्रकार का हैलाइड नहीं बनता है। अब देखो समझना इस बात को, Bi(5) प्रकार का हैलाइड नहीं बनता है। यानी हमने क्या कहा कि ट्राई हैलाइड तो वर्ग के सभी तत्व बनाते हैं, परंतु पेंटा हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटने लगती है। यानी अपन कह सकते हैं कि बिस्मिथ पेंटा हैलाइड बनाता ही नहीं है। अब कारण क्या है, देखो इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। कारण क्या है इसका, याद रखोगे हमने डिटेल से अध्ययन पिछली कक्षा में किया भी है इसका, अक्रिय युग्म प्रभाव। यानी अक्रिय युग्म प्रभाव को हमने पिछली कक्षाओं में डिटेल से पढ़ लिया है। यानी बात सीधी सी ये है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटने लगता है। क्या कहेंगे, +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटने लगता है, घटने लगता है।
और यही कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर पेंटाहेलाइड बनाने की प्रवृत्ति घटने लगती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी कर ली। पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वह 5 नहीं हो सकती। यानी हमें पता है कि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 ही होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखोगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर पेंटाहेलाइड बनाने की प्रवृत्ति घटती है, यानी BiX5 प्रकार का पेंटाहेलाइड नहीं बनता है। इसका कारण मैंने क्या बताया आपको? अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटने लगता है। फिर मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसकी संयोजकता का विस्तार नहीं हो पाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम चर्चा करते हैं ये जो ट्राईहेलाइड हैं, इनमें जो BiF3 ये जो ट्राईहेलाइड है ये तो होता है आयनिक प्रकृति का, ध्यान में रखोगे आप। और इसको छोड़कर शेष तत्वों के ट्राईहेलाइड, देखो ट्राईहेलाइड की बात कर रहा हूं मैं, BiF3A, तो BiF3 तो होता है आयनिक प्रकृति का, और इसको छोड़कर शेष तत्वों के जो ट्राईहेलाइड होते हैं वो होते हैं सहसंयोजी प्रकृति के। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमारी हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। क्या कहेंगे? धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, या अपन ऐसे कह सकते हैं धातुओं के साथ यौगिक। नेक्स्ट हम धातुओं के प्रति क्रियाशीलता की चर्चा करते हैं। 4 नंबर क्या कहेंगे? धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, या अपन इसे कह सकते हैं धातुओं के साथ यौगिक। धातुओं के साथ यौगिक। धातुओं के साथ यौगिक। देखो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वर्ग 15 के तत्व धातुओं के साथ द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी अपन कह सकते हैं बाइनरी कंपाउंड। क्या कह सकते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। कुछ द्विअंगी यौगिकों के मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। देखो जैसे हम बात करते हैं द्विअंगी यौगिकों का निर्माण।
Ca3N2, Na3As, Zn3Sb2 और Mg3Bi2। ये कुछ द्विअंगी यौगिक मैंने लिखे हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्राइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम नाइट्राइड। और इसको बोलते हैं सोडियम आर्सेनाइड या आर्सेनाइड, एक ही बात है, सोडियम आर्सेनाइड। इसको बोलते हैं जिंक एंटीमनाइड, एंटीमनाइड। और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम बिस्मथाइड। तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या कहा हमने कि वर्ग 15 के तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। Ca3N2, Na3As, Zn3Sb2, Mg3Bi2। Ca3N2 को हम कहते हैं कैल्शियम नाइट्राइड, Na3As को हम कहते हैं सोडियम आर्सेनाइड, Zn3Sb2 को कहते हैं जिंक एंटीमनाइड और Mg3Bi2 को कहते हैं मैग्नीशियम बिस्मथाइड। तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। यानी इस आज की क्लास में हमारे वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनके जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो हमने कंप्लीट देख लिए, कंप्लीट हमने अध्ययन कर लिया है। आज की इस क्लास में हमने रासायनिक क्रियाशीलता का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता देखी, उसके बाद में ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता का अध्ययन किया, उसके बाद में हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता का अध्ययन किया और फिर हमने धातुओं के प्रति वर्ग 15 के तत्वों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया। एक बार आप वापस से इनका रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।